हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साइमा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन साइंस ट्यूटोरियल टेक योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। फ्रेंड्स, लास्ट 2 डेज से हम लेक्चर नहीं अपलोड कर पाए ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम, बट आज से हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा था, हमने एसिड और बेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रही थी। वो क्या होते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि उनकी स्ट्रेंथ को हम कैसे मेज़र करते हैं। एज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस आर पीएच स्केल। ये पीएच स्केल क्या होता है और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस क्या होती है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमारे पास एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। हमने पढ़ा था अभी तक कि जो हमारे पास एसिड होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं और ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच रिलीज एच पॉजिटिव ion in their aqueous solution or when dissolved in water, and so base are those which produce OH negative ion in their aqueous solution. अब क्या होता है हमारे पास, अब ये होता है कि जब हम एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन अभी तक हम पढ़ रहे थे कि दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन लार्ज अमाउंट। अब इसी टर्म्स को हम इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ते हैं। क्या हम कहेंगे कि एसिड को जब हम वाटर में डालते हैं तो एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन लार्ज कंसंट्रेशन। और जो हमारे पास बेस है, जब हम बेस में वाटर डालते हैं, व्हाट दे प्रोड्यूस OH हाइड्रोक्सिल आयन नेगेटिव आयन इन लार्ज कंसंट्रेशन। अब देखो, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन तो ये रिलीज़ कर रहा है, एसिड हमारे पास रिलीज़ कर रहा है H पॉजिटिव आयन, वेयरएज जो बेस है वो कर रहा है OH नेगेटिव आयन। बट यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि जो हमारे पास एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ तो करते ही इन लार्ज अमाउंट में और लार्ज कंसंट्रेशन में, बट they also produce OH नेगेटिव आयन। बट ये OH नेगेटिव आयन जो होते हैं एसिड में वो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में और स्मॉल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। एसिड्स H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं और H पॉजिटिव आयन में दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन लार्ज कंसंट्रेशन। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो OH नेगेटिव आयन बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करते, दे आल्सो प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन बट इन स्मॉल अमाउंट। सिमिलरली इन द बेस, जब बेस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं दे डिसोसिएट इनटू हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन, बट दिस OH नेगेटिव आयन is present in large amount or large concentration। जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, बट दे आल्सो प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन। इनके अंदर हाइड्रोजन आयन भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो एक स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल अमाउंट में और स्मॉल कंसंट्रेशन में। नो, दिस इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास एसिड्स होते हैं, जस्ट अ सेकेंड, जो हमारे पास एसिड्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, H पॉजिटिव आयन इन लार्ज अमाउंट वेयरएज OH नेगेटिव आयन इन स्मॉल अमाउंट। और जो बेस है, बेस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन इन लार्ज अमाउंट वेयरएज H पॉजिटिव आयन इन स्मॉल अमाउंट। दोनों एसिड एज वेल एज बेस प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन। अब ये जो H पॉजिटिव आयन है यही डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। यही हेल्पफुल होता है हमें एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बताने में कि कितनी अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन एसिड या बेस में प्रेजेंट है। यही होती है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। और ये हम किसकी हेल्प से मेज़र करते हैं, ये हम मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल। दस, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, जिनका नाम क्या था, सोरेनसन।
1909 में उन्होंने एक स्केल दिया। ये पीएच स्केल किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन। इन 1909 में एक स्केल दिया जिसका नाम दिया गया पीएच स्केल, जिससे हम एसिड एज वेल एज बेस की स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं। और वो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को कैसे निकालते हैं? बाय यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कि एसिड या बेस में कितनी कंसंट्रेशन है, कितनी अमाउंट में जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन है वो प्रेजेंट है। अब सोरेनसन ने क्या किया? लिंक किया हाइड्रोजन आयन को टू द हाइड्रोजन आयन concentration of acid and base solution to the simple number 0 to 14 on his pH scale। कैसे लिंक किया? जस्ट अ सेकेंड में आपको बताती हूँ। अब सोरेनसन ने हमारे पास एक स्केल दिया था ऐसे वाला, जिसकी वैल्यू थी 0 to 14 और जो हमारे पास मिड वैल्यू है वो है 7। अब जो हमारे पास 7 है ये हमें क्या बताता है? 7 पर जो वैल्यू होती है इनकी, जो हमारे पास कंपाउंड होगा वो न्यूट्रल होगा, और बिलो 7 हमारे पास एसिडिक, whereas above 7 it is दे above 7 हमारे पास कौन से कंपाउंड होते हैं? बेसिक। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू। मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक साइंटिस्ट था सोरेनसन, जिसने एक पीएच स्केल दिया था टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि कितना स्ट्रॉन्ग एक एसिड है और कितना स्ट्रॉन्ग एक बेस है, या फिर कितना वीक एक एसिड है और कितना वीक एक बेस है। हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में पढ़ा तो था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये किसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, किसको हम वीक एसिड कहेंगे, ये मैं बताती हूँ। हमने जो पीएच स्केल है इसकी वैल्यू होती है 0 to 14 और हमारे पास 7 पे आगे न्यूट्रल वैल्यू। जो हमारे पास 0 वैल्यू पर कंपाउंड होगा वो हाईली एसिडिक होगा, और जो 14 पे होगा वो हमारे पास हाईली बेसिक होगा। किस पर? 14 पर। as we move from 7 to 0, जो हमारे पास एसिडिक करेक्टर होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों होता है? कि जो हमारे पास पीएच होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। पीएच की वैल्यू अगर हमारे पास इंक्रीज होगी तो एसिडिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। एसिडिटी करेक्टर, एसिडिक करेक्टर हमारे पास डिक्रीज होगा। व्हेयरएज अगर हमारे पास ये वैल्यू बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है और एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, जो हमारे पास पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेट मी शो यू। ये देखो आप, यहाँ पर क्या हो रहा है? वैल्यू 7 से बिलो हम जैसे जैसे आते जाएंगे, जो हमारे पास एसिडिक करेक्टर है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ हो रहा है, क्योंकि जो हमारे पास पीएच वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। यानी कि इसमें हमारे पास क्या होता है? व्हेन वी मूव फ्रॉम 7 to 0, जो हमारे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज होती रहती है, व्हेयरएज जो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है वो क्या होती रहती है? डिक्रीज होती रहती है। जब हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो हम क्या कहेंगे? एसिड इज मोर एसिडिक और एन एसिड इज स्ट्रॉन्ग। ये हमारे पास एसिड्स को डिवाइड किया गया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड में। यहाँ पर मिड वैल्यू लीगी 3.5। 3.5 से 0 तक जितने भी हमारे पास एसिड्स हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड, दे आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे हम मूव होते रहेंगे तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती रहेगी, और 0 पर बहुत सबसे ज़्यादा हमारे पास वैल्यू होगी H पॉजिटिव की। हमारे पास H पॉजिटिव आयन बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए यहाँ पर 0 वैल्यू पर जो एसिड होगा लाइक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत ही हमारे एसिडिक हो गई, हमारे पास एसिडिक होता है। और व्हेन वी मूव फ्रॉम 3.5 to 7, जो हमारे पास एसिडिक करेक्टर होता है वो डिक्रीज होता रहता है, यानी जो हमारे पास एसिड होते हैं हम उनको कहते हैं वीक एसिड। ऐसा क्यों कहते हैं? जो हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या होती रहती है? डिक्रीज होती रहती है, और जो हमारे पास OH की है वो क्या होती है? इंक्रीज
जस्ट अ सेकेंड, क्या होगा हमारे पास, H पॉजिटिव इंक्रीज एंड OH नेगेटिव, सॉरी H पॉजिटिव डिक्रीज, whereas H पॉजिटिव डिक्रीज whereas OH नेगेटिव इंक्रीज। इसलिए 7 से OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है और H पॉजिटिव की डिक्रीज होती है। जो हमारे पास एसिड है वो वीक एसिड आएंगे फ्रॉम 3.5 to 7 तक। ये थे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। नो वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ से देखो हमारे पास इस तरफ अगर हम 0 to 14 आएंगे, जो हमारे पास OH नेगेटिव आयन है वो क्या होता रहता है, 0 to 14 उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहती है और हाइड्रोजन की डिक्रीज। अब हम 7 से जब अबव जाएंगे तो जो हमारे पास, मैंने अभी क्या बताया कि जो OH नेगेटिव आयन है वो इंक्रीज होते जाते हैं। दस जो हमारे पास बेसिक करैक्टर होगा, बेसिक करैक्टर वो क्या होता जाएगा, वो इंक्रीज होता जाएगा। अब एसिड्स को भी डिवाइड किया गया, बेस को भी डिवाइड किया गया वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब ऐसे बेस को हम वीक बेस कहेंगे जिनमें हमारे पास OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन थोड़ी कम होगी। अब जैसे जैसे हमारे पास pH वैल्यू बढ़ती जाएगी, जो OH नेगेटिव करैक्टर है और जो OH नेगेटिव आयन है वो भी क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। OH नेगेटिव आयन इंक्रीज होते गए, 7 पे कम थे, 8 पे उससे ज़्यादा, 9 पे उससे ज़्यादा, 10 पे इससे ज़्यादा और 10 यहाँ पर भी मिड पॉइंट लिया गया 10.5। और जो 7 से 10.5 के बीच में बेस लाइक करते हैं उनको कहा गया वीक बेस। एंड 10.5 to 14 तक और 10.5 से लेके 14 तक हमारे पास जितने भी एसिड्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया, उनको रखा गया स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एल्कली में। ये थे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन की। हाइड्रोक्सिल आयन तो हमारे पास इंक्रीज होते गए, लेकिन जो हमारे पास H पॉजिटिव थे वो क्या होते गए, डिक्रीज। जैसे जैसे हम अबव जाते जाएंगे, जो हमारे पास H पॉजिटिव करैक्टर है, H कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज। एंड दस जो pH वैल्यू दी गई वो किसके बेसिस पर दी गई, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो 0, pH वैल्यू 0 पर कितनी होगी, 0 -10, 1 पर होगी 10 raised to power -1, 10 raised to power -2, 10 raised to power -3, सो ऑन। 14 पर हमारे पास कितना होगा, 10 raised to power -4। अब देखो जो हमारे पास वैल्यू है, हम कह रहे हैं 0, 1, 2 ये इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये जो इंक्रीज है ये किस में है, ये हमारे पास नेगेटिव में है। ये इंक्रीज किस में है, नेगेटिव में है ना। 10 raised to power -1, -2, -3, 4 पर होगी 10 raised to power -4। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही जबकि डिक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज नेगेटिव में है, इसलिए जो एक्चुअल वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है ना कि इंक्रीज हो रही है। दस इसका मतलब ये हुआ जैसे हम 0 से 14 तक जाते हैं, जो हमारे पास एसिडिक करैक्टर है वो डिक्रीज होता जाता है। और जो हमारे पास 10 raised to power 0 में आएगा, -0 में, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। व्हेयरएज 10 raised to power -14 में जो हमारे पास आएगा वो आएगा स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस। और जो हमारे पास मिड पर आएगा 7 पॉइंट पर वो होगा न्यूट्रल। होप आपको अब ये समझ आ चुका होगा कि हम स्ट्रेंथ कैसे मेज़र करते हैं। हम स्ट्रेंथ मेज़र करते हैं बाय द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। दस ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि जो हमारे पास H पॉजिटिव आयन है वो एसिड्स में भी प्रेजेंट होते हैं और बेस में भी, जबकि एसिड में हमारे पास H पॉजिटिव आयन लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और बेस में जो हमारे पास हाइड्रोजन होगा वो मिनिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन दैट इज OH नेगेटिव आयन है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास एसिडिक होंगे उनमें H पॉजिटिव आयन
ना ही सिर्फ H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है बल्कि OH नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट होता है। अब ये जो हमारे पास OH नेगेटिव आयन है, मैं लिखना ही नहीं हो रहा, जस्ट OH नेगेटिव आयन है, ये प्रेजेंट होता है बट इट्स प्रेजेंट इन मिनिमम क्वांटिटी, दस वी कंसिडर ओनली H पॉजिटिव आयन, जबकि हमारे पास OH नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट होता है। और ऐसे ही सिमिलरली फॉर द बेस हम कहते हैं OH नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और व्हेन दे मिक्स विद वाटर। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में, बट इसके साथ ही जो हमारे पास H पॉजिटिव आयन है दे आर आल्सो प्रेजेंट बट दे प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, गॉट इट। अभी तक आपको ये समझ आ चुका होगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखो हमारे पास कुछ कॉमन सब्सटेंस हैं जिनके pH वैल्यू गिवन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 0, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। डाइल्यूट 1.0, गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टोमिक के अंदर से प्रोड्यूस होता है 1.4, लेमन जूस 2.5, विनीगर एसिटिक एसिड जिसको हम कहते हैं या सिरका 4.0, टोमेटो जूस 4.1, कॉफ़ी 5.0, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम पीते हैं 6.0, मिल्क 6.5, और जो हमारे पास प्योर वाटर होता है वो क्या होता है हमारे पास, न्यूट्रल, इज़ नाइदर एसिडिक नार बेसिक। प्योर वाटर हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल। सलाइवा की वैल्यू कितनी होती है, pH हमारे पास होता है सलाइवा का बिफोर मील 7.4 और आफ्टर मील 5.8, ब्लड 7.4, एग 7.8, टूथपेस्ट 8.0, बेकिंग सोडा सोल्यूशन 8.5, वॉशिंग सोडा 9.0, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, हाउस होल्ड अमोनिया 11.6 एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड हमारे पास कितना है 13.0, व्हेयरएज पास कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज NaOH इज NaOH। NaOH इज हाईली बेसिक, क्या होता है ये हमारे पास, बेसिक, और अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होता है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस। और इसकी जो pH वैल्यू है वो है हमारे पास 14। 0 pH स्केल में अगर हम 0 की बात करें तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड लाई करेगा और 14 पर स्ट्रॉन्ग बेस और 7 हमारे पास न्यूट्रल। ये हमेशा याद रखना कि जितने भी जो हमारे पास वैल्यू हैं pH स्केल में, ये देखो 7 पर हमारे पास न्यूट्रल होता है एंड 7 से बिलो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है और 7 से अबोव एसिडिक करेक्टर क्या होता है, सॉरी डिक्रीज होता है। वेयरएज जो हमारे पास बेसिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। 7 से अबोव हमारे पास कौन सा करेक्टर इंक्रीज होता है, बेसिक करेक्टर। जैसे जैसे हम अबव जाते जाएंगे तो बेसिसिटी किसी भी कंपाउंड की इंक्रीज होती जाएगी। और 14 पे जैसे हमारे पास NaOH इज हाईली बेसिक और स्ट्रॉन्ग बेस, व्हेयरएज एट 0 पे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड। और 7 पे न्यूट्रल, जस्ट लाइक हमारे पास जो प्योर वाटर होता है इज न्यूट्रल। जो मैं आपको बताना भूल गई वो ये है कि जो हमारे पास pH स्केल तो हमने पढ़ लिया, व्हाट इज pH, P स्टैंड, P इज डिराइव्ड फ्रॉम अ जर्मन वर्ड पोटेंस जिसका मतलब होता है हमारे पास पावर, एंड I स्टैंड फॉर हाइड्रोजन। दस pH इज नथिंग बट एक स्केल होता है जिस पर हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो pH होता है, द pH, the value of pH is directly proportional to acidity or inversely proportional to acidity and directly proportional to basicity। यानी कि अगर हमारे पास pH की वैल्यू इंक्रीज होगी, जो हमारे पास एसिडिक करेक्टर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेयरएज अगर pH वैल्यू हमारे पास बढ़ती जाएगी, जैसे हमारे 0 1 2 3 4 14 तक जाते हैं तो हमारे पास बेसिसिटी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। यानी बेसिक करेक्टर इंक्रीज विद pH, वेयरएज जो हमारे पास एसिडिक करेक्टर होता है, एसिडिटी होती है, वो डिक्रीज होती रहती है। जबकि अगर हमारे पास pH की वैल्यू इंक्रीज होती जाए तो एसिडिक करेक्टर जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है।
अगर pH वैल्यू डिक्रीज होती है तो हमारे पास एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यह था हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस और pH स्केल। और नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। हमने पढ़ा था कि एसिड और बेस कि कौन से बताने के लिए कौन से सब्सटेंस हमारे पास एसिडिक हैं, कौन से बेस हैं, हम वेरियस इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। अब ये जैसे हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर हो गया, कुछ नेचुरल इंडिकेटर थे लाइक ऑनियन, गार्लिक टेस्ट वगैरह, हमने बहुत सारे केमिकल टेस्ट भी पढ़े थे। अब नो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर ये क्या चीज़ है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड विनेगर। अब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है इज़ नथिंग, ये भी हमारे पास एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ बताने के लिए यूज़ किया जाता है कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड कितना वीक है, या फिर कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस कितना वीक है, ये बताने के लिए भी हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का भी यूज़ करते हैं। अब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, universal indicator is the indicator of many different indicators which give different color at different pH value of pH scale। अब क्या होता है हमारे पास pH scales में डिफरेंट कलर लगे होते हैं। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उसके अंदर हर pH वैल्यू पर एक अलग अलग कलर होगा और वो कलर इंडिकेट करेगा कि ये जो सॉल्यूशन हमारे पास है ये कौन सा है। इसका हम टेस्ट कैसे करते हैं, हम एक बीकर में जिस सॉल्यूशन का हमने टेस्ट करना है, सपोज हमारे पास वाटर है, बीकर में हमने क्या लिया, वाटर लिया H2O, और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर की एक स्ट्रिप ली। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जस्ट लाइक ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में भी होता है और सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है। ये स्ट्रिप हमने कहाँ पर डिप करनी है, इस वाटर के अंदर, और देखना हमारे पास कौन सा कलर आएगा। जो भी कलर आएगा वो हमने मैच करना है उस pH के स्ट्रिप के साथ और हमने बताना है। वहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि ये जो कंपाउंड था हमारे पास ये कौन सा था। जो हमारे पास pH स्केल है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर ये क्या करता है, ये अलग अलग pH वैल्यू पे अलग अलग कलर बताएगा। सपोज अगर हमारे पास pH वैल्यू 0 है उस पर हमारे पास कलर यूनिवर्सल इंडिकेटर का कौन सा होगा, डार्क ग्रीन। पीछे हम एग्जांपल ले रहे थे वाटर की, वाटर इज़ न्यूट्रल, उसका pH हमारे पास 7 होता है और उसका कलर हमारे पास कौन सा आएगा, ग्रीन। अब यही हमने क्या करना है, जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करते हैं हमें pH पता नहीं होता है एक्चुअल में एग्जैक्टली, हम इस कलर का यूज़ करते हैं। कलर लेंगे, हमारे पास ग्रीन कलर है और क्या करेंगे हम, ये देखो ये है हमारे पास ग्रीन कलर, वही यूनिवर्सल पेपर की स्ट्रिप उठानी है और उसको मैच करना है इस स्ट्रिप के साथ और हम देखेंगे कि वो जो ग्रीन कलर आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, डार्क कलर आ रहा है। अगर ये वाली ग्रीन शेड आ रही है दैट्स मीन कि हमारे पास कौन सी जो कंपाउंड है ये कौन सा है, वाटर, और इसका pH क्या निकलेगा हमारे पास 7। ऐसे जो हमारे पास बैटरी एसिड होता है इसका होता है हमारे पास ऐसे डार्क रेड कलर और pH आएगा 0। और भी बहुत सारे हमारे पास हैं, जैसे ये हो गया सोपी वाटर। सोपी वाटर के लिए इस कलर की हमारे पास शेड आएगी थोड़ा सा लाइट सा पर्पल और इसका pH हमारे पास है 12। नो बेकिंग सोडा, ये देखो हर एक अलग अलग सभी का दिया हुआ है, इसमें ऐसी ब्लू सी शेड आएगी, लाइट सी ब्लू शेड, और हम इससे बता सकते हैं कि जो हमारे पास कंपाउंड है वो बेकिंग सोडा है और इसका pH क्या है 9। यूरिन, यूरिन का ऐसा आएगा थोड़ा सा लाइट ग्रीन आएगा कलर यूरिन के लिए जब हम टेस्ट करेंगे। और ये हमारे पास देखो जैसे एसिडिक करेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है तो कलर कैसे चेंज हो रहा है, फ्रॉम ग्रीन से रेडिश में जा रहा है, और जैसे जैसे न्यूट्रल पर ग्रीन और जैसे अबव जा रहा है तो ये हमारे पास कलर चेंज होते होते बिल्कुल 14 पर डार्क पर्पल कलर आ रहा है। दस ये था हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर pH कलर चार्ट। इसे हम बताते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर कम्बिनेशन होता है, एक स्ट्रिप्स होती है डिफरेंट कलर्स का कम्बिनेशन होता है। ये देखो हमारे पास डिफरेंट कलर्स का कम्बिनेशन है ना, रेड ऑरेंज ऐसे लाइट कलर, येलो ग्रीन, अलग 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 शेड्स का, और वही जो स्ट्रिप पर शेड आती है जब हम टेस्ट करते हैं और उसको मैच किया जाता है इस यूनिवर्सल इंडिकेटर pH कलर चार्ट के साथ। और हम इसलिए बता सकते हैं, ये देखो ऐसे भी इसलिए बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड हमारे पास एसिडिक है और कौन सा हमारे पास
बेसिक है। ये हमारे पास थे ऐसे एसिडिटी इंक्रीज होती है और ऐसे बेसिसिटी इंक्रीज होती है। और एट 0.7 इट इज़ न्यूट्रल। ये देखो इस टेबल में हमारे पास कलर का नेम pH 0 पर हमारे पास जो कलर आएगा वो आएगा डार्क रेड। एक सेकंड, हाँ 0 pH पर आएगा डार्क रेड, और न्यूट्रल पे हमारे पास ग्रीन कलर जैसे अभी हमने चार्ट पर देखा, और 14 पे हमारे पास वायलेट। कौन सा कलर आ जाएगा? वायलेट। 10 पर नेवी ब्लू, पर्पल। ऐसे अलग अलग pH पर जो कलर होता है वो हमारे पास अलग अलग आता है। 1 पर रेड, 2 पर रेड, 3 पर ऑरेंज रेड, 4 पर ऑरेंज। ये ऐसे पूरा टेबल दिया गया, आप इसको अच्छी तरह से देख लेना। और यही कलर मैंने अभी आपको कलर चार्ट पर भी बताया। ये था हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। नो इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। हम उस वक्त से pH पढ़ रहे थे, अब क्या हमारी एवरीडे लाइफ में इसकी कोई ज़रूरत है या हम ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं? देखो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, pH इन और डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका भी एक pH होता है। हमारे स्टोमिक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका pH कितना होता है? 1.4। ये गैस्ट्रिक जो pH वैल्यूज़ हैं ये आपको आनी चाहिए, ये आपने pH चार्ट से अच्छी तरह से लर्न करके रखनी है। मैंने क्या बताया कि जो हमारे पास गैस्ट्रिक जूस है उसका pH कितना होता है? 1.4। ठीक है। अब जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टोमिक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? HCl जो वो प्रोड्यूस करता है एसिड, उसकी कितना होता है? 1.4। अब अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या फिर कुछ फ्राइड खा लेते हैं तो हमें क्या होता है? हमारे स्टोमिक के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे स्टोमिक के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाता है? पेन और सम सॉर्ट ऑफ इरिटेशन, हमें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा स्टोमिक होता है तब वो बहुत सा HCl प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? HCl प्रोड्यूस करता है इन लार्ज अमाउंट, यानी कि जो हमारे पास गैस्ट्रिक जूस होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इसी वजह से जो हमारा स्टोमिक है वो पेन करने लगता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए या पेन से रिलीफ के लिए हम क्या करते हैं? टेबलेट्स लेते हैं। कौन सी टेबलेट्स लेते हैं? एंटासिड्स टेबलेट्स लेते हैं। ये क्या करती हैं? ये एक्चुअल में बेसिक होती हैं और इनको हम एंटी एसिड्स भी कहते हैं। ये हमारे पास बेसिक होती हैं और जब भी हम खाते हैं हमारे अंदर स्टोमिक का मीडियम एसिडिक होता है। जब हम ये लेते हैं एंटी एसिड्स टेबलेट और एंटासिड्स टेबलेट, ये क्या करती हैं? एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, और जो हमारे पास कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये एसिड और बेस जब मिलते हैं ये हम अंदर हमारे या कोई भी कंपाउंड को न्यूट्रल बना देते हैं, क्योंकि दोनों जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनता है? जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो तो न्यूट्रल बनेगा ना, वो नाइदर एसिडिक ना बेसिक। एंड दस हमारे जब हम टेबलेट लेते हैं एंटासिड्स लेते हैं, जो हमारे अंदर स्टोमिक के अंदर एसिडिटी का इफेक्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है और हमें पेन से रिलीफ मिलता है एंड वी फील कंफर्टेबल। दस देखो अंदर हमारा एसिड था, बाहर से बेस ने क्या काम किया। और ये एसिड और बेस हम ऐसे ही नहीं पढ़ते, देखो कितनी ज़रूरत होती है हमारी एवरीडे लाइफ में। अगर हमारे पास एंटी एसिड नहीं होते और बेस नहीं होता तो एसिड को हम कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं? अंदर से एसिड्स को कैसे ख़त्म करते? हम तो बस पेन में मरे जाते। फिर pH होता है हमारी बॉडी के अंदर और हमारे डाइजेस्टिव के सिस्टम के अंदर। वो pH देखा कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। जैसे हमारे पास pH वैल्यू इंक्रीज होगी स्टोमिक के अंदर तो हमें पेन होना स्टार्ट हो गया। एंड नो सेकंड इज pH चेंज एज द काज ऑफ टूथ डिके। अब हमारा दांत को कोई रीजन लगता है, टूथ डिके हो जाता है, कैविटी बनती है, उसके पीछे रीज़न क्या होती है? जो हमारे मौत का pH होता है उसके पीछे भी वजह यही pH ही होती है। pH होता है 5.5, ठीक है। एसिडिक होता है 5.5, वीक एसिड्स में आ गया ना हमारे पास। अब देखो जब हमने खाना खाया, खाना हमारे मुंह के अंदर रहा, दांतों में फंसा रहा, हमने ब्रश नहीं किया, वो जो फंसा हुआ खाना है उसको बैक्टीरिया
क्या करता है, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर देगा। डिकम्पोज करके बैक्टीरिया उसको चेंज कर देगा किसमें, कौन सा एसिड में, लैक्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, लैक्टिक एसिड्स में। दैट इज एसिडिटी और एसिडिक कैरेक्टर हमारे मुंह के अंदर, माउथ के अंदर इंक्रीज हो गया। अब एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया, एसिड ज़्यादा बन गया हमारे मुंह के अंदर, जो हमारे टीथ्स होते हैं वो कोरेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले तो उनमें एक येलोश लेयर आएगी, देन वो ब्लैकिश होना स्टार्ट हो जाएगी, और अल्टीमेटली जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, टूथ डिके, और हमारे जो दांतों के बीच में एक कैविटी बन जाएगी, सुराख बन जाएगा। अब इस सब को बचाने के लिए, इस सब प्रोसेस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं टूथपेस्ट। क्या करते हैं हम, टूथपेस्ट। और एज हम जानते हैं कि जो हमारे पास टूथपेस्ट होती है ये क्या होती है, बेसिक। ये क्या होती है, बेसिक और अल्कलाइन इन कैरेक्टर होती है। और जब हम टूथब्रश रेगुलरली करते हैं, जो हमारे माउथ का मीडियम है वो अल्कलाइन और बेसिक रहता है, दस एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है, और दस हमारे प्रिवेंट करता है हमारे टीथ्स को कोरेड होने में, और कैविटी होने से हमारे दांतों को बचाता है। अब देखा टूथपेस्ट के इम्पॉर्टेंस हमारी लाइफ में, टूथपेस्ट बेस है, और जो हमारे मुंह अंदर का मीडियम होता है खाने के बाद वो कितना हाईली एसिडिक हो जाता है। और इसलिए अपने टीथ्स को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें ब्रश रेगुलरली करना चाहिए, इन द मॉर्निंग एंड आल्सो इन द नाइट। खाने के बाद हमें ब्रश करके सोना चाहिए, तभी हम अपने दांतों को बचा सकते हैं। अब प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स क्या करते हैं, ये भी सेंसिटिव होते हैं टू पीएच चेंजेस में। अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास जो सॉइल है, प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल में। सॉइल का जो करेक्टर होगा वो हाईली एसिडिक होगा। क्या होगा, हाईली एसिडिक और हाईली बेसिक। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा या बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, तब भी क्या होगा, जो हमारे पास प्लांट हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। प्लांट की ग्रोथ के लिए जो सॉइल का पीएच होता है वो नॉर्मल होना चाहिए, इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ना ही ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए और ना ही बेसिक। और जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो वहाँ पर सॉइल का पीएच चेक किया जाता है, अलग अलग पीएच पर अलग अलग तरह के जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो ग्रो करते। देखा, ना ही हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस थी, तो हमने कुछ एग्जांपल्स ली। ना ही हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस पीएच वैल्यू की, बल्कि इन प्लांट्स, एनिमल, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पीएच की। अब आपने क्या करना है, इस पीएच को अच्छे तरीके से समझना है। मैंने तो अपनी तरफ से समझा दिया, अगर आपको अभी तक भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मुझे आपको आज का सेशन कैसा लगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया नहीं या फिर नहीं आया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जो हम नया लेक्चर लाएंगे, अभी तक तो हमने एसिड और बेस पढ़े, अब हम जान गए कि एसिड क्या होता है, बेस होता है। एसिड से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है लेकिन सिर्फ कुछ एसिड से, ना ही सभी से। जैसे लेमन हम खाते हो तो हम एसिड कंज्यूम कर रहे हैं। और बेस, सोप को देखोगे तो आपको याद आएगा हाँ ये बेस है, टूथपेस्ट को देखोगे हाँ ये तो बेस है, इनो ये भी बेस है। देखा, अब आप हर चीज़ को जब रिलेट करके पढ़ोगे अपनी एवरीडे लाइफ से, तभी आपको समझ आ जाएगा। और हर चीज़ क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है जब हम उसको रिलेट करके पढ़ते हैं अपनी कॉमन लाइफ में। जो हमारे डेली यूज़ में चीज़ें होते हैं वो एग्जांपल्स लेके अगर हम उनको रिलेट करेंगे तो हर चीज़ बहुत ही ईजी होती है। लेमन हो गया, विनेगर हो गया, सिरका भी हम अपने फूड्स में यूज़ करते हैं। देखो ये भी हमारे पास एसिड है। तो अभी तक हमने एसिड्स और बेस के बारे में बहुत कुछ सीख लिया आज तक। कल से हम सीखेंगे किसके बारे में, साल्ट। अब ये साल्ट क्या होते हैं, ये नमक क्या होते हैं जो हम खाते हैं, वो तो नमक होता ही होता है। इसके अलावा और कौन से नमक होते हैं, किन को हम नमक बोलते हैं, उनका काम क्या होता है, हम कल से स्टार्ट करेंगे साल्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड गुड बाय।